हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड में स्टेप ऑफ रिसर्च। इससे पहले हमने काफ़ी रिसर्च अपनी कर ली है, तो आज हम जानेंगे रिसर्च के स्टेप क्या हैं। तो पहले हम जानते हैं कि हमारे स्टेप क्या है रिसर्च के, और उसके बाद जो रिसर्च में स्टेप वाइज जो प्रोसेस चलती है वो हम जानेंगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट स्टेप के बारे में हम आज जानेंगे, कुछ प्रोसेसेस की आज जानेंगे, कुछ नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। चाहती मैं एक साथ पूरी फॉर्मूलेशन रिसर्च प्रॉब्लम कर सकती हूँ, लेकिन वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी और समझने में प्रॉब्लम हो जाएगी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करो ताकि आपको कंप्लीट जो है कॉन्सेप्ट है वो समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो। स्टेप ऑफ रिसर्च, फर्स्ट स्टेप है फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है, और सेकंड स्टेप होता है प्रिपेयरिंग रिसर्च डिज़ाइन। पहले क्या करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं रिसर्च प्रॉब्लम को, फिर प्रिपेयरिंग करते हैं अपने रिसर्च डिज़ाइन को। थर्ड स्टेप है डेवलपिंग डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट, रिसर्च इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, फोर्थ है सिलेक्टिंग सैम्पल टाइप्स ऑफ सैम्पल्स। और फिफ्थ स्टेप है राइटिंग ए रिसर्च प्रपोजल। और सिक्स स्टेप है कोलेक्ट करना डाटा को। और सेवन्थ है प्रोसेसिंग करना एंड एनालाइज डाटा। और एट स्टेप है राइटिंग ए सर्च रिपोर्ट। ये हमें सबसे पहले तो यही ध्यान में रखना चाहिए कि प्रोसेस रिसर्च के स्टेप्स हैं वो कैसे हैं। ठीक है, बिल्कुल सीक्वेंस में हमें याद रखने हैं, हमें ध्यान रखना है। अब हम जानेंगे कि जो फर्स्ट स्टेप है इसमें क्या प्रोसेस चलती है। देखो, फर्स्ट स्टेप में हमारे पहले मैं बता देती हूँ क्या कुछ होता है, उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे हमारा फर्स्ट स्टेप है उसमें होता है, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो फर्स्ट स्टेप है उसमें होगा फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम है हमारा फर्स्ट स्टेप। तो इसमें लिटरेचर रिव्यू होता है, फिर फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, आइडेंटिफाइंग रिसर्च वेरिएबल्स, फिर मेजरिंग स्केल मेजर करते हैं, फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस करते हैं। ये हमारे फर्स्ट स्टेप की प्रोसेस है। और अब हम इसको जानेंगे। आज हम लिटरेचर रिव्यू, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, आइडेंटिफाई रिसर्च वेरिएबल्स तक जान लेंगे। मेजरिंग स्केल और फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस नेक्स्ट वीडियो में अपना कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा स्टेप 1 है फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। अब देखते हैं कि फॉर्मुलेशन रिसर्च प्रॉब्लम है क्या। द फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ द क्वालिटी एंड रेलिवेंस ऑफ योर रिसर्च प्रोजेक्ट इंटायरली डिपेंड अपॉन इट। ठीक है, जो भी हम एक फॉर्मुलेशन जो हमारी रिसर्च है, हम कह सकते हैं कि काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी रिसर्च का, क्योंकि जो हम रिसर्च कर रहे हैं, जो भी हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिस पर हम डिपेंड है, वो उसकी क्वालिटी रेलिवेंस जो है वो हमारी डिपेंड है फॉर्मुलेशन, हमारे रिसर्च प्रॉब्लम पे जो भी हम फॉर्मुलेट करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप है सबसे पहले हम क्या करते हैं फॉर्मुलेट रिसर्च प्रॉब्लम में, आइडेंटिफाई ए ब्रॉड फील्ड ऑफ सब्जेक्ट एरिया ऑफ इंटरेस्ट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, as a teacher, I might be interested in the area of teaching methodology or exploring the reason behind increasing acts of violence among students. सबसे पहले हमें इसमें क्या करना होता है कि एक हम आइडेंटिफाई करते हैं ब्रॉड फाइल, जो भी हमारा सब्जेक्ट है, जो हमारा, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने समझाया कि हम देखते हैं कि जो हमारे स्कूल या कॉलेज में जो हमारा वायलेंस बढ़ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है उनके बारे में। ठीक है, पहले हम ये देखेंगे। ठीक है, जो भी हमारे पास प्रॉब्लम है या हमारे पास जो भी सब्जेक्ट है, ठीक है, तो इसमें जैसे हमने किया वॉयलेंस का कि वॉयलेंस क्यों इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, सेकंड में फिर क्या करेंगे, डिसेक्ट द ब्रॉड एरिया इनटू सब एरिया। तो फिर हमने पहले तो हमने सीधा ये लाया कि इंक्रीज क्यों हो रहा है, फिर हम उसको क्या करेंगे, सब एरिया में छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर लेंगे, जिससे हमारी ईजी हो जाएगी रिसर्च करना। ठीक है, तो फिर हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे कि जो हमारे बच्चे स्टूडेंट हैं उनकी प्रोफाइल की, जिस भी परिवार से या कहीं से भी आए हैं, फिर देखेंगे हम उनके कि कितने के लोगों की उनमें अपराधियों की कोई प्रोफाइल है, या फिर जो भी वायलेंस हुआ है उसके रीज़न क्या हुआ, क्या रीज़न हुए होंगे, अलग अलग इनको हम एक बना लेंगे कि हाँ हम पहले ये देखेंगे अलग अलग प्रोसेस चलेंगे। ठीक है, डिवाइड कर लेंगे इनको सब एरियाज़ में। फिर जैसे कि उसके इफ़ेक्ट क्या होगा, हमारे समाज पर उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, शिक्षा के में राजनीतिकरण की भूमिका, या फिर जो शिक्षा में जो पॉलिटिशियन चल रही है क्या हो रहा है, तो उसकी क्या कुछ भूमिका है। ठीक है, तो इस तरीके से उसको क्या करना है, सिर्फ हमारे पास कोई भी सब्जेक्ट है, इसको हम ब्रॉड एरिया में फाइल करते हैं, लेकिन इसको हम क्या करते हैं, ब्रॉड एरिया को इंटू सब एरियाज में हम डिवाइड कर लेते हैं।
उसके बाद हम क्या करते हैं फिर थर्ड पे सिलेक्ट व्हाट इज ऑफ द मोस्ट इंटरेस्ट टू यू, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि चयनात्मक अपराधों को चुनना है, उन्हें देखा करना जो महत्वहीन है, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं कि जो सिलेक्ट कर लेते हैं कि जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और मेरे लिए सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं उनमें टॉपिकों में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर हम उसमें से एक सिलेक्ट कर लेते हैं कि हमें पहले ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे हम देख रहे थे कि हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे लिए मोस्टली इस टाइम इंपॉर्टेंट क्या है कि रीज़न क्या है, हमें देखना है कि कारण क्या है और किस कारण से हो, कि क्या कारण है कि ये हिंसा हो रही है, ठीक है। तो हम उसको अपने जो भी हमें जरूरी है वो चुन लेंगे और जो हमारे टाइम इस समय हमें जरूरत नहीं है तो हम उसको अनदेखा कर देंगे, ठीक है। फिर हम सिलेक्शन कर लेंगे। उसके बाद हम करते हैं आइडेंटिफाई द गैप्स एंड रेजिंग रिसर्च क्वेश्चन, रेज कर लेते हैं रिसर्च क्वेश्चंस को, या उन सभी प्रश्नों की सूची बनाना जिनका शोध अनुसंधान खोजना चाहता है, ठीक है। कि फिर हम क्या करते हैं उन सभी जो क्वेश्चन है उनकी सूची बना लेते हैं कि जिस पे हमें रिसर्च करनी है। फिर हम एक सही हमें कम्प्लीटली पता लग गया कि हमें किस चीज़ पे बनाना है टॉपिक, फिर हम क्या करेंगे उनके एक सूची बना लेंगे कि हमें इस पे शोध करना है, रिसर्च करना है। फिर फिफ्थ पे हम क्या करेंगे फॉर्मुलेट ऑफ ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स, फिर होते हैं फॉर्मुलेट करते हैं ऑब्जेक्टिव, जब जैसे कि हमें टू फाइंड आउट, इनकी इसका मीनिंग है कि जो हमें कुछ फाइंड करना है, डिटरमाइन करना है, एसोसिएशन करना है, टू एग्जामिन करना है, मेजर करना है, एक्सप्लोर करना है, ठीक है। ये सब आ जाता है इसमें। जब हम इसके बाद हम उनको क्या करते हैं हमें फाइंड करना है, उसके बाद हमने जब सूची बना ली, हमें पता है कि हमें शोध करना है इस पर, तो फिर उसके बाद हम उसको हमें एग्जामिन करना है, हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। फॉर्मुलेट ऑफ ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स। फिर हम 6 पे करते हैं असेस योर ऑब्जेक्टिव, फिर उद्देश्यों का आंकलन करते हैं, जो भी हमारे उद्देश्य हैं ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको असेस करते हैं। तो पहले तो हम ये करते हैं अपने फर्स्ट स्टेप में। उसके बाद होता है फिर एक्सटेंसिव लिटरेचर रिव्यू, ठीक है। कि एक्सटेंसिव लिटरेचर रिव्यू जिसको हम बोलते हैं हिंदी में व्यापक साहित्य समीक्षा, कि हम व्यापकता से कंप्लीटली हम देखते हैं उसके साहित्य जो भी हमारे में लिटरेचर रिव्यू करना है, जो भी उसकी हम समीक्षा करते हैं। द पर्पज टू समराइज द एग्जिस्टिंग रिसर्च दैट हैज़ बीन डन ऑन द सब्जेक्ट इन ऑर्डर टू पट योर रिसर्च इन कॉन्टेक्स्ट एंड टू हाईलाइट्स व्हाट योर रिसर्च विल ऐड एंड टू द एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है। तो इसका हमें क्या, इसका पर्पज़ क्या है कि समराइज करना जो भी हमारे एग्जिस्टिंग रिसर्च है, हम इसमें हमें एक्सटेंसिव मतलब एक साहित्य जो भी हमारे पास टॉपिक है उसकी एक समीक्षा करनी है साहित्य की, ठीक है। जैसे ये लिखा है ए लिटरेचर रिव्यू इज ए कलेक्शन ऑफ सिलेक्टिंग आर्टिकल्स जैसे बुक्स एंड अदर सोर्स अबाउट ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट, जो भी हमें अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी हमें रिव्यू करना है, हमें जहाँ से भी हम कलेक्शन करते हैं कि हमें जहाँ से भी जैसे भी डाटा कलेक्ट करना है कलेक्शन करते हैं, जैसे सिलेक्टेड कोई भी आर्टिकल्स बुक्स या कोई भी अदर सोर्स जो भी हमारे पास है, ठीक है। क्योंकि हमें एक समीक्षा करनी है, इसमें एक्सटेंसिव लिटरेचर रिव्यू हमें लाना है। इट ब्रॉड एंड द नॉलेज ऑफ रिसर्चर अबाउट द रिसर्च प्रॉब्लम, ठीक है। नॉलेज प्राप्त जो भी हमारी रिसर्च प्रॉब्लम है उसके बारे में कम्प्लीटली हमें नॉलेज कलेक्ट करनी है। इट ब्रिंग्स अ बेटर क्लैरिटी एंड फोकस टू द रिसर्च प्रॉब्लम एंड आल्सो हेल्प टू इम्प्रूव द ऑथेंटिसिटी ऑफ रिसर्च। ये क्या करता है, क्योंकि जब हम इसमें हमें कंप्लीट नॉलेज हम गेन करते हैं, इसमें कंप्लीट जो भी हमारी रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में हमें कंप्लीट नॉलेज गेन करनी है इसमें, तो ये हमारी क्या करती है ऑथेंटिसिटी बढ़ाती है, हमारी रिसर्च की इम्प्रूव करती है, ठीक है। ये क्लैरिटी लाती है बेटर, क्योंकि ये क्या है क्योंकि हम इसमें कंप्लीट हमें क्या करना है व्यापक समीक्षा करनी है, जो भी हमारी प्रॉब्लम है उसको कंप्लीटली जानना है। इट हेल्प्स इम्प्रूव द रिसर्च मेथोडोलॉजी में इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। और बायोग्राफी गिव्स एट द एंड ऑफ ए प्रोजेक्ट, जब भी कोई बायोग्राफी लिखी जाती है तो गिव्स गिवन एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट गिव्स ए क्लियर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दिया जाता है ऑफ ए सोर्स दैट वर यूज्ड वाइल प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट, ठीक है। तो जब रिपोर्ट तैयार की जाती है तो एक कंप्लीट क्या दिया जाता है डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। तो इसमें होती है जब उसके बाद क्या करते हैं मतलब कि जो हमने पहले पढ़ा उसके बाद है कि समीक्षा हमने कर ली, अपना लिटरेचर रिव्यू किया। उसके बाद क्या करेंगे हम, ये हमारे फर्स्ट स्टेप फॉर्मुलेशन रिसर्च प्रॉब्लम जो है उसके ही हमारी प्रोसेस चलती है ऐसे, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे उसके बाद जो फॉर्मुलेट करते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स को, ठीक है। जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स है उद्देश्य उनको हम फॉर्मुलेट करें। ऑब्जेक्टिव्स ट्रांसफॉर्म दिस क्वेश्चन इनटू बिहेवियर
एम्स बाय यूजिंग एक्शन ओरिएंटेड वर्ड्स, जैसे टू, वही है कि ऑब्जेक्टिव, जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि ऑब्जेक्टिव्स में जैसे हम कुछ फाइंड करना, टू फाइंड आउट, डिटरमाइन करना है, टू एसेसन करते हैं, एग्जामिन करते हैं, मेजर करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। इसमें मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं, सब ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव्स में क्या है कि इज एन ओवरऑल स्टेटमेंट ऑफ द स्टडी, इट आल्सो स्टेटेड द मेन एसोसिएशन एंड रिलेशनशिप दैट वी वांट टू एस्टेब्लिश, जो भी हम एस्टेब्लिश करना चाहते हैं हम क्या करते हैं, उनके एसोसिएशन और रिलेशनशिप, जो हम मेन ऑब्जेक्टिव हमारी ये होता है कि उनके बीच में जो भी हम देखते हैं कि उनमें जो भी एसोसिएशन है, क्या रिलेशनशिप है, तो ये एक ओवरऑल स्टेटमेंट हो जाती है, ठीक है, हमारी स्टडी की। और सब ऑब्जेक्टिव्स होते हैं स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ द टॉपिक दैट यू वांट टू इन्वेस्टिगेट विद इन द मेन फ्रेमवर्क, जो हम चाहते हैं इन्वेस्टिगेट करना। जैसे कोई भी न्यूमेरिकल लिस्टेड है या वर्डिंग शुड क्लियरली कंप्लीटली स्पेसिफिकली, ईच ऑब्जेक्टिव शुड कंटेन ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ द स्टडी, हर जो ऑब्जेक्टिव है एक वन अपनी स्टडी का एक वन एस्पेक्ट को कंटेन करता है। तो ये फिर उसके बाद करते हैं हम फॉर्मुलेशन ऑब्जेक्टिव। अब हम उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद हमारे चलते हैं आइडेंटिफाई रिसर्च, फिर हम देखते हैं वेरिएबल्स एंड मेजर स्केल्स, मेजरिंग स्केल। आज हम करेंगे आइडेंटिफाई रिसर्च वेरिएबल्स, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मेजरिंग स्केल्स कौन कौन सी यूज़ होती हैं, ठीक है। आज देखते हैं वेरिएबल्स, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, क्योंकि कोई भी चीज़ है, जब भी हम कोई रिसर्च कर रहे हैं, कोई भी हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च या कुछ कर रहे हैं, तो उसमें वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। क्योंकि जब हम रिसर्च किसी ना किसी चीज़ पे तो करेंगे, कोई हम अगर मेडिसिन पे कर रहे हैं तो वो मेडिसिन है इंडिपेंडेंट है, जिसको डिपेंड है कौन इस पे, पेशेंट है, तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। बीच में जो उनके आएगा वो इंटरवीनिंग वेरिएबल हो गया। और जो भी एक्सटर्नल वेरिएबल हो जाते हैं, जो इनसे भी किसी न किसी तरीके से जुड़ जाते हैं या बाहरी होते हैं जो, तो फिर इस तरीके से वेरिएबल्स तो उसमें होंगे, तभी हम कुछ ना कुछ रिसर्च करते हैं, कुछ वो कंट्रोल होते हैं, कुछ कंट्रोल नहीं भी होते। तो देखते हैं हम टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। इन एन एक्सपेरिमेंट वन डिस्कवर एंड कन्फर्म रिलेशनशिप बिटवीन एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशन देखते हैं, कभी भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं कुछ, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल देखते हैं पहले क्या होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल आल्सो नोन एज मैनिपुलेटेड भी कहा जाता है, एक्सपेरिमेंटल भी होता है, ट्रीटमेंट वेरिएबल्स भी बोल सकते हैं हम इसको, क्योंकि हम इसी को मैनिपुलेट करते हैं, इसी को ट्रीटमेंट करते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल दे बिकम द कोज ऑफ अनदर वेरिएबल। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हमेशा ध्यान रखो, कोज से ये है कारण, जब हम किसी चीज़ का कारण है, और इफेक्ट वाला जो होगा इस पे इफेक्ट पड़ रहा है तो वो हमारा डिपेंडेंट है। कोज और इफेक्ट का रिलेशन देखना होता है हमेशा, हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हमें हमेशा क्या देखते हैं, कोज और हमारा इफेक्ट का रिलेशनशिप, ठीक है। तो कोज इसमें क्या हो गया हमारा इंडिपेंडेंट, और ये हो गया हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। हम हमेशा अपनी स्टडी में इन दोनों के बीच का रिलेशन देखते हैं। तो वही है कि जो ये हमारा कोज होता है कोई भी अनदर वेरिएबल, इट इज़ द वेरिएबल दैट मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर इन एन एक्सपेरिमेंट, ये वो है जिसको मैनिपुलेट करते हैं, किसी भी रिसर्चर द्वारा मैनिपुलेट किया जाता है। क्योंकि वही मैं जैसे एग्जांपल देती हूँ, अगर मेडिसिन हम पेशेंट को दे रहे हैं, अगर मेडिसिन की वजह से पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है तो हम पेशेंट को चेंज नहीं करेंगे, हम किस में मैनिपुलेशन करेंगे, अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करेंगे, हम मेडिसिन को चेंज करके देखेंगे, ठीक है। तो वो होता है इंडिपेंडेंट मैनिपुलेशन होता है हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। कोज होता है क्योंकि इफेक्ट पड़ता है फिर डिपेंडेंट पे। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है दैट इज जो कि चेंज्ड है, जो कोज है, और जो कि कंट्रोल्ड है, ठीक है, जिसको हम चेंज कर सकते हैं, हम हमारे कंट्रोल में है कि हम उसको चेंज, हम डिपेंडेंट को हम कंट्रोल कैसे करें, हम उसको थोड़ी चेंज कर देंगे, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर आल्सो कॉल्ड, और हम इसको कभी स्टेमुलस लिखा जाए तो स्टेमुलस हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को बोलते हैं इनपुट भी और प्रेडिक्टर वेरिएबल्स भी, ठीक है। अब देखते हैं हम डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल जैसे वही है, इंडिपेंडेंट हो गया जिसको हम चेंज कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसको हम चेंज नहीं करते। और आल्सो इसको हम आउटकम, उसको हम क्या बोलते हैं, इनपुट वेरिएबल, और इसको आउटपुट और रिस्पॉन्स वेरिएबल उसको बोलते हैं स्टिमुलस वेरिएबल्स। जैसे इफेक्ट वो है कॉज, अगर ये तो ये है इफेक्ट हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल्स अफेक्टेड बाय द चेंज एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये इफेक्ट होएगा जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जब चेंज होगा तो अफेक्ट होगा हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जैसे मैंने एग्जांपल के लिखा है काइंड ऑफ वाटर, और डिपेंडेंट वेरिएबल ग्रोथ ऑफ द प्लांट। अब हम कैसा पानी दे रहे हैं,
पौधों को, ठीक है, जैसे छोटा सा एग्जांपल है, हम प्लांट में वाटर दे रहे हैं, ठीक है, तो वो कैसे ग्रो करेगा, या वो सही, अगर हमने एक्सेस ज़्यादा दे दिया पानी या अमाउंट में, या कम दे दिया, तो उसका इफेक्ट किस पे होगा, हमारे प्लांट की ग्रोथ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखें, हमेशा इंडिपेंडेंट को हम चेंज करते हैं, इंडिपेंडेंट को मैनिपुलेट करते हैं, डिपेंडेंट पे उसका इफेक्ट होगा। ये आगे होता है, थर्ड होता है इंटरवीनिंग, जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को जोड़ता है, वो है हमारा इंटरवीनिंग वेरिएबल। दीज आर आल्सो टर्म एज अ मेडिएटर वेरिएबल्स, हम कह सकते हैं लिंक होता है इनका इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का जो लिंक है वो है हमारा इंटरवीनिंग वेरिएबल। जिसमें छोटा एग्जाम्पल लिखा है एक, जैसे मान लो क्वालिटी है प्रोडक्ट की, कोई भी प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं, तो वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है वो हमारा हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, क्योंकि इसका इफेक्ट हमारे कस्टमर पे पड़ रहा है। लेकिन जो हम ध्यान, अवेयरनेस आ गया बीच में, जो ध्यान रखते हैं जो भी है, तो वो हमारे इंटरवीनिंग वेरिएबल्स हो गया, ठीक है, जिस भी तरीके से हम कर रहे हैं, तो वो इस तरीके से जो हमारे इन दोनों के बीच में जोड़ रहा है किसी भी तरीके से, वो हमारा होता है इंटरवीनिंग वेरिएबल, ठीक है। आगे है, एक होता है एक्सटर्नल वेरिएबल्स। एक्सटर्नल वेरिएबल इज एनी वेरिएबल नॉट बीइंग इन्वेस्टिगेट दैट हैज द पोटेंशियल टू अफेक्ट द आउटकम ऑफ रिसर्च। कोई हम इसको कोई इन्वेस्टिगेट नहीं करते, ये होता है हमारा, इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं इट इज एनी फैक्टर नॉट कंसिडर्ड एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट कैन अफेक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल और कंट्रोल कंडीशन। एग्जाम्पल जैसे आप समझो, जैसे एज हो गया, जेंडर हो गया, ठीक है, ये सब हमारे मैनरिज्म हो गया, ये हमारे एक्सपेरिमेंट जो भी हमारे वो एक्सटर्नल वेरिएबल्स। जैसे मान लो हम कभी किसी मान लो मेडिसिन की हम लेते हैं, जैसे मेडिसिन हम किसी पेशेंट को दे रहे हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट हो गया क्योंकि हमें मेडिसिन देनी है उसको, अगर ठीक नहीं हो तो चेंज करेंगे, इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट हो गया जो पेशेंट है उसको ले रहा है उस पर इफेक्ट हो रहा है। लेकिन जो अगर उससे रिलेटेड जो, जैसे हम उसको देखते हैं कि उसकी एज क्या है, ठीक है, वो पेशेंट कितनी एज का है, 35 है, तो वो जेंडर क्या है, मेल है फीमेल है, तो वो जो सब वो होते हैं हमारे एक्सटर्नल वेरिएबल्स, क्योंकि हम कोई किसी तरीके से फैक्ट नहीं, लेकिन वो हमें एक एक्सटर्नल वेरिएबल्स हो जाते हैं, क्योंकि इनके बीच में आते हैं, लेकिन कोई इनका ऐसा हो, लेकिन ये जो एक्सटर्नल वेरिएबल्स होते हैं जो बाहर कहते हैं हम, जैसे इसको बोल देते हैं हिंदी में बाहर, ठीक है, ये या टाइम ऑफ द डे ऑफ टेस्टिंग, की टेस्टिंग में जो भी टाइम कितना लगा, ये सब होते हैं बाहर। ऑन द बेसिस ऑफ द स्टडी डिज़ाइन पर, स्टडी के डिज़ाइन पे दो जैसे वेरिएबल्स होते हैं, एक एक्टिव वेरिएबल्स होते हैं, एट्रीब्यूट वेरिएबल्स होते हैं, कई बार एक्टिव वेरिएबल्स आ जाता है लिखा है, और एट्रीब्यूट वेरिएबल्स होते हैं। एक्टिव वेरिएबल्स होते हैं ए वेरिएबल दैट इज मैनिपुलेटेड और कंट्रोल। ध्यान रखना भाई, एक्टिव हो गए जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, जैसे इंडिपेंडेंट करते हैं। और एट्रीब्यूट हो गए दीज कैन नॉट बी चेंज, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते और मैनिपुलेट नहीं कर सकते। जैसे एज और जेंडर हो गया किसी का, तो हम उसको कोई चेंज नहीं कर, जैसे हमने भी कहा जैसे मेडिसिन है उनको चेंज कर लेंगे, लेकिन हम किसी के एज जेंडर को चेंज नहीं करेंगे, तो दैट इज द एट्रीब्यूट वेरिएबल्स, ठीक है, बेसिस ऑफ द स्टडी डिज़ाइन। आगे है जैसे ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट पे है, जैसे कैटेगोरिकल वेरिएबल्स होते हैं। कैटेगोरी वेरिएबल्स हैं जैसे दीज आर मेजर्ड नॉमिनल स्केल और ऑर्डिनल स्केल, ठीक है। नॉमिनल स्केल्स होते हैं जो भी हम आगे पढ़ेंगे, जो भी स्केल्स मेजरमेंट के लिए यूज़ होते हैं, ये कैटेगरी वेरिएबल पढ़ रहे हैं हमें। ये मेजर जैसे नॉन न्यूमेरिक हो गए, और ये होते हैं जैसे ऑर्डिनल, ऑर्डर से ही ध्यान रखो, जैसे ऑर्डर होते हैं, कोई रैंक होते हैं, ये सब आते हैं हमारे। ये मैं नॉमिनल का लिख दिया, जैसे टैग्स लेवल्स ओनली टू आइडेंटिफाई क्लासीफाई ऑन ऑब्जेक्ट के लिए, वो नॉमिनल होते हैं, नॉन न्यूमेरिक होते हैं, ठीक है। और इसमें आप कैटेगोरिकल वेरिएबल में आगे 3 होते हैं टाइप्स, जैसे कांस्टेंट वेरिएबल्स होते हैं, स्थिर चर जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। ओनली वन वैल्यू सच है, जैसे फ्लावर जिसमें एक वैल्यू को होती है, ठीक है, जिसमें एक वैल्यू यानी कि एक वैल्यू होती है, जैसे फ्लावर हो गया, ट्री हो गया। डिकोटोमस हो गया वेरिएबल्स, ये होते हैं नॉमिनल वेरिएबल, बीच है वो ओनली, जिसमें होते हैं सिर्फ 2 कैटेगरी, जैसे मेल फीमेल रिच पुअर, ये सब आगे हमारे डिकोटोमस वेरिएबल्स में। फिर आ गया हमारा थर्ड पॉलीटोमस वेरिएबल्स, मोर देन 2 वैल्यू, जो 2 से ज़्यादा कैटेगरी होंगे, जिसमें जैसे कहीं पर होता है बिलो एवरेज, एवरेज, एबव एवरेज, ठीक है, इसको जैसे हम रैंक देते हैं, बहुत सब जो 2 से ज़्यादा कैटेगरी होती है, मतलब कि 3 कैटेगरी लगा लो हम, जो ज़्यादा कैटेगरी होंगी वो हमारी पॉलीटोमस वेरिएबल्स होते हैं। और डिकोटोमस होते हैं जो 2 और कांस्टेंट होते हैं जिसमें एक वैल्यू करता है, ठीक है, ये होते हैं तीनों। तो आगे एक कैटेगोरिकल वेरिएबल होता है यूनिट ऑफ मेजरमेंट पे, और एक होता है
कॉन्टीन्यूस वेरिएबल्स, ठीक है, कॉन्टीन्यूस जो हमारे कॉन्टीन्यूस चलते हैं, जैसे दीज वेरिएबल्स आर वेरिएबल दैट कैन टेक एन एनी वैल्यू विद इन ए रेंज. कॉन्टीन्यूस वेरिएबल आर आल्सो कंसिडर्ड क्वांटिटेटिव वेरिएबल वेयर द वेरिएबल कैन हैव एन इन्फिनिट नंबर ऑन वैल्यू बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स. एग्जाम्पल जैसे हाइट हो गए, वेट हो गए, एक्सेट्रा, ये हमारे जो भी होंगे हमारे कॉन्टीन्यूस वेरिएबल्स में आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये हाइट जो वेट है, ठीक है, एक वेट है जो कॉन्टीन्यूस चलते रहते हैं, ये हमारे कॉन्टीन्यूस वेरिएबल है, ठीक है. आप जैसे एग्जांपल दे रखा है, वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई. तो स्टेप 1 था हमारा ये. स्टेप 1 में जैसे बताया लिटरेचर रिव्यू करवा दिया, फॉर्मुलेशन ऑफ ये इसकी प्रोसेस है हमारी, और आइडेंटिफाई सर्च वेरिएबल्स करवा दिए. आगे हम करेंगे मेजरिंग स्केल कौन कौन से होते हैं और फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे. उसके बाद हम ये सारे करेंगे, ये हमारे 8 स्टेप होते हैं, ठीक है. 1 बाय 1 हम सभी स्टेप को अपने कंप्लीट कर लेंगे. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना. थैंक यू.